हेलो स्टूडेंट, लर्न फास्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुद्रा परिमाण का कैम्ब्रिज सिद्धांत या नगद शेष दृष्टिकोण भी जिसे हम लोग कहते हैं, मुद्रा परिमाण का कैम्ब्रिज सिद्धांत जिसे हम लोग नगद शेष दृष्टिकोण भी कहते हैं। कैम्ब्रिज सिद्धांत जो है, इसमें ये जो कैम्ब्रिज है यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी का नाम है। विश्व में बहुत ही विख्यात यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है उसमें बहुत से अर्थशास्त्री हैं, जैसे मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, कीन्स। इन्होंने जो परिभाषा दिया है या जो सिद्धांत रखा है, उनके मिश्रित यानी सभी लोगों के सिद्धांत को मिला करके कैम्ब्रिज परिमाण सिद्धांत मुद्रा परिमाण का कैम्ब्रिज सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने स्पष्ट किया कि सामान्य कीमत स्तर पे मुद्रा की कुल मात्रा पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि किसी भी वस्तु का कीमत कब ज़्यादा रहेगा कब कम रहेगा, यह मुद्रा की कुल मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि मुद्रा की उस मात्रा पर निर्भर करता है जिसे लोग अपने पास नकद रूप में रखते हैं, नकद रखते हैं यानी खर्चा करने के लिए रखते हैं। इसमें मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मुद्रा का मांग पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की मांग पर अधिक बल दिया जाता है। मुद्रा की मांग का यहाँ पे अर्थ ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी हो और उसे एक बाइक खरीदने की आवश्यकता हो, तो वो क्या करेगा? 10,000 की सैलरी में से 5,000 रुपये वो सेविंग्स कर लेगा, तो उसके पास बचा कितना? बचा उसके पास 5,000 रुपये। तो वो जो 5,000 रुपये है वो खर्चा करेगा, और ये जो होगा ये मांग हो गया, यानी उसकी आवश्यकता है, वो इसको रख लेगा। ये सेविंग्स हो गया उसका। मांग पर अधिक बल दिया गया है मुद्रा की मांग पर पूर्ति की तुलना में। तो पूर्ति यहाँ पे कितना है? ये 10,000 है, लेकिन मांग इसमें थी है, अब ये पूर्ति 500 हुई। मुद्रा की पूर्ति निश्चित समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध, यानी जो लोगों के पास जो पर्याप्त उपलब्ध जो धन होता है, जिसमें नोट, सिक्के, बैंकों में जमाएं, जो बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, उस सभी के योग को मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। निश्चित समय में जनता के पास या किसी व्यक्ति के पास उसके समस्त धन मतलब सिक्का, नोट या बैंक में जो आपने पैसा जमा किया है, उस सभी के योग को मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। समय के बिंदु पर चलन गति का प्रभाव नहीं। समय के बिंदु पे चलन गति का प्रभाव का अर्थ यह है कि इसमें कोई भी, जैसे कि किसी भी समय में, जैसे कि आज मुद्रा की वैल्यू 10 रुपये है, इन फ्यूचर वह 10 रुपये का नोट रहेगा, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर गिर जाती है, तो यहाँ पे इसका कोई भी असर नहीं होता है। जैसे कि 2016 में गोल्ड का प्राइस नियर अबाउट 30 या 35,000 होगा, ये कंफर्म नहीं है, और इस समय 42-45,000 के आसपास चला जा रहा है। तो क्या है, 10 ग्राम गोल्ड खरीदने में पहले हमको 30 से 35,000 देने पड़ते थे, अब 40 से 45,000 देने पड़ते हैं, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर में दिक्कत हुई है, यानी वो परचेजिंग पावर घट गया है। तो वही समय के बिंदु पर चलन गति का प्रभाव नहीं पड़ता है। मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा की मांग लेन देन के लिए नहीं बल्कि संचय के लिए करते हैं। कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा की मांग लेन देन के लिए नहीं बल्कि संचय के लिए करते हैं, यानी कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा को की जो मांग है वो लेन देन के लिए नहीं, यानी खर्चा करने के लिए नहीं है, वह संचय करने के लिए यानी बचाने के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 10,000 रुपये सैलरी और बाइक खरीदने के लिए, तो जो वो 5,000 रुपये सेविंग करता है, वह यहाँ पे संचय की बात हो रही है।
कैम्ब्रिज सिद्धांत में सिर्फ मुद्रा के संचय पर जोर दिया गया है। संचय पर जोर दिया गया मतलब किस समय में कितना व्यक्तियों के द्वारा अगर आवश्यकता है नोटों की तो सेविंग्स बढ़ा देंगे, जिसके वजह से प्राइस में अंतर आएगा, नोट का वैल्यू बढ़ेगा गिरेगा, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। अर्थात लोगों द्वारा वार्षिक आय का जितना भाग शेष रूप में रखा जाता है उसे ही मुद्रा की मांग कहते हैं। अर्थात लोगों द्वारा वार्षिक आय का जितना भाग, लोगों द्वारा यानी जितने भी लोग हैं उनके द्वारा वार्षिक आय यानी एक साल में अपना जितना वो लोग आय करते हैं उसी को वार्षिक आय कहते हैं। वार्षिक आय में जितना भाग वो लोग रखते हैं अपने लिए रखा जाता है शेष रूप में, संचय के रूप में, उसी को मुद्रा का मांग कहते हैं। मुद्रा की मांग का अर्थ ये है, जैसे कि ये 10,000 रुपये है और आपको बाइक खरीदने के लिए पर मंथ 5,000 रुपये की आवश्यकता है, तो ये जो 5,000 रुपये है जो आप अपने डिमांड से घटाएंगे, यानी ये जो सेविंग्स है आपका, ये जो सेविंग्स है यही आपका मुद्रा की मांग कहा जाता है। अब देखिए किसी समय में क्या होगा ये देखा जाता है। मान लीजिए आपको कोई वस्तु खरीदना है, जैसे किसान को एक ट्रैक्टर खरीदना है तो क्या करेगा, मुद्रा की मांग को बढ़ा देगा। मुद्रा की मांग यानी कि वो सेविंग्स को बढ़ाएगा। सेविंग्स अगर बढ़ा देगा तो यानी खर्चा उसका जो होता है उसको गिराएगा, उपभोग के स्तर से वो नीचे जाएगा। उपभोग के स्तर से नीचे जाएगा तो कीमतों में गिरावट होगी, क्योंकि डिमांड मार्केट में डाउन हो जाएगा, और जब डाउन होगा तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक दिन पहले बाजार में 10 रुपये किलो आलू था, 10 रुपये केजी आलू था, और आज वही आलू 9 रुपये केजी मिला है। तो इसमें क्या हुआ है, ये 10 रुपये का ये जो नोट था वह 1 किलो आलू खरीदता था, पर यहाँ पे 1 किलो से ज़्यादा खरीदेगा, तो वहीं पे मुद्रा का मूल्य यहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं ये 10 का जो नोट है, यहाँ पे 1 किलो आलू खरीदा था, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसी को मुद्रा का मूल्य बढ़ना कहते हैं। तो यहाँ पे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोग डिमांड में कमी आएगी। अब मान लीजिए किसी भी वस्तु को नहीं खरीदना है तो क्या होगा, तो मुद्रा की मांग घटेगी, क्योंकि जब जाहिर सी बात है अगर किसी वस्तु को आपको खरीदना है और आपके इनकम वार्षिक आय उतना नहीं है कि आप आसानी से खरीद सकते हैं, तो आप सेविंग्स करेंगे। अब जब कुछ खरीदना ही नहीं है तो सेविंग्स बंद कर देंगे। तो मुद्रा की मांग अगर न किया जाए यानी सेविंग्स को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा, व्यय यानी उपभोग के स्तर से हम लोग बढ़ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे, पूरे सैलरी को ख़त्म कर देंगे। ऐसा होगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से कीमत बढ़ेगी। जाहिर सी बात है जब सैलरी हम लोग नहीं 5,000 रुपये पहले बचाते थे, अब नहीं बचाएंगे तो उस 5,000 रुपये का हम लोग कुछ किसी भी वस्तु का डिमांड करेंगे, जिससे कीमत बढ़ेगा। कीमत जब बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि जब कीमत बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटता है, और कीमत जब घटती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। अब इसी कैम्ब्रिज सिद्धांत में हम लोग मार्शल का, पीगू का, रॉबिन्सन का समीकरण पढ़ेंगे। पहला है मार्शल का, सॉरी मार्वल लिख दिया, मार्शल होगा ये, मार्शल का समीकरण। मुद्रा की मांग मौद्रिक आय का फलन है, यानी जो मुद्रा की मांग है वह मौद्रिक आय का फलन है। यहाँ पे के स्थिरांक है, आय का वह भाग है जो लोग नगद रूप में रखते हैं। के जो है वो स्थिरांक है, यानी वह मुद्रा है लोग जो नगद रूप में रखते हैं। y बराबर मौद्रिक आय यानी उनकी जो इनकम है। m बराबर मुद्रा की मांग, यानी वो मुद्रा की मांग यानी सेविंग्स। p बराबर कीमत स्तर। o बराबर कुल उत्पादन, यानी जितना उत्पादन हुआ है वो। अब यहाँ पे कुछ समीकरण हैं। m बराबर के वाई, के इंटू वाई, यहाँ पे m मुद्रा की मांग है, के आपका स्थिरांक है यानी वह भाग जो नगद रूप में रखा जाता है, और y आपका
मौद्रिक आय है। मौद्रिक आय के अंतर्गत कीमत स्तर और कुल उत्पादन आता है। ये देखिए यहाँ पे जो जो सिद्धांत है इसमें दिखाया गया है y बराबर पीओ, पी कुल कीमत स्तर मल्टीप्लाइड बाई कुल उत्पादन, यानी y जो है वो कीमत स्तर गुणे कुल उत्पादन है, जिससे नया समीकरण बनता है m बराबर k इंटू पी इंटू ओ। m बराबर यानी मुद्रा की मांग बराबर नगद रूप में रखे जाने वाले, यानी वह आय जो वह आय का वह भाग जो नगद रूप में रखा जाएगा, P बराबर कीमत स्तर और O बराबर कुल उत्पादन। अब कीमत स्तर निकालना हो तो P को आगे रख देंगे क्योंकि हमें प्राइस निकालना है, कीमत स्तर निकालना है। तो कीमत स्तर बराबर मुद्रा की मांग बटे मुद्रा की मांग, इसको ऐसे लिखा जा सकता है P बराबर M बटे K डॉट O। K का यहाँ पे अर्थ हुआ वह भाग जो नगद रूप में रखा जाएगा और मतलब O मतलब कुल उत्पादन। माना कि K बराबर 1/2, K बराबर 1/2 है तो 1/2 का अर्थ होता है 0.05, यानी K माना कि K बराबर 0.05 है और O बराबर 1000। कुल उत्पादन की इकाइयाँ 1000 है और M मिस होता है मुद्रा की मांग, यानी जो मुद्रा की मांग है वो 2000 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, P बराबर M बटे K मल्टीप्लाई बाई O, K मल्टीप्लाई O, P यानी कि कीमत स्तर हो गया, M बराबर मुद्रा की मांग, K बराबर वह आय जो नगद रूप में रखा जाएगा और O बराबर कुल उत्पादन बराबर 2000। P यानी जो प्राइस है वो 2000 है, M 0.5 जो यहाँ पे है, नहीं K M बराबर 2000 यानी मुद्रा की मांग 2000 रुपये का है और जो K है यानी वह भाग जो नगद रूप में रखा जाएगा वह कितना है 1.5 यानी 0.5 गुणे 1000, यानी 1000 प्रोडक्ट है, यानी कुल उत्पादन 1000। तो बराबर करेंगे यानी 4, यानी यहाँ पे कीमत स्तर 4 है, कीमत स्तर 4 है, P बराबर 4। यदि K बराबर 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25 हो जाए तो, यदि K बराबर ये जो K है यहाँ पे 0.25 था, इसको अगर 0.25 नहीं सॉरी 0.5 है उसको 0.25 कर दिया जाए तो नगद भाग कम हो जाएगा। नगद भाग में जो खर्चा करने के लिए हम लोग रखे थे, जो सेविंग्स था जो खर्चा करने के लिए रखे थे वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा P में सबका होता है कीमत स्तर, M बराबर होता है मुद्रा की मांग, K बराबर होता है स्थिरांक व आय जो नगद रूप में रखा गया और O बराबर होता है कुल उत्पादन। तो यहाँ पे M बराबर 2000, K हम लोगों ने नया वैल्यू निकाला था 0.25 गुणे 1000 बराबर 8, यानी यहाँ पे P का मान 8 आया है, अर्थात नगद भाग घट रहा है। क्यों, यहाँ पे नगद भाग जो है वो घटा है, यानी कीमत स्तर बढ़ेगा। नगद भाग जो है वह घटा है, यानी कि यहाँ पे जो सेविंग्स है वो घट गई है। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो सेविंग्स कम कर रहा है जिससे कीमत स्तर में बढ़ेगा। अब सेविंग्स यानी बचत कम करेंगे तो अपने जो वो उपभोग के स्तर पे है वहां से वो बढ़ेंगे, उपभोग के स्तर से बढ़ेंगे तो कीमत स्तर बढ़ेगा, और जब कीमत स्तर बढ़ेगा तो मनी की जो पावर है यानी परचेजिंग पावर है वह डाउन होगी। आइए अब पीगू का समीकरण देखते हैं। मार्शल के समीकरण को संशोधित करके नया समीकरण दिया।
यानी मार्शल ने जो समीकरण दिया था उसमें कुछ कमियां थी जिसे पीगू के समीकरण में सुधार कर दिया गया। इसे मौद्रिक आय के स्थान पर वास्तविक आय को शामिल किया गया। इसमें जो मार्शल थे वो मौद्रिक आय के बारे में बात करते थे और यहाँ पे ये वास्तविक आय को शामिल कर दिया गया है, स्थान पर वास्तविक आय को शामिल कर दिया गया है। यहाँ पे P बराबर कीमत स्तर, K बराबर आय का वह भाग जो नगद रूप में रखा जाता है और R यहाँ पे जो ये R है वास्तविक आय यानी वस्तु एवं सेवाओं के रूप में जो वास्तविक आय है वो, और M बराबर मुद्रा की मांग। पीगू का संशोधित समीकरण देखा है। संशोधित समीकरण इस प्रकार है, P बराबर K पॉइंट R यानी K मल्टीप्लाइड बाई R बटे M कोष्टक में, यानी ये जो है C प्लस ये इसमें इस चीज को ऐड कर दिया गया। C प्लस S, C मीन्स होता है वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग वैध मुद्रा के रूप में रखते हैं, और H मतलब बैंक अपने पास नगद रखते हैं, कैश जो रखते हैं। बैंक तो सारे पैसे को अपने पास रखता नहीं है, तो जो कैश रखता है उसको ऐड कर देना है। यानी वास्तविक आय का वह भाग जो लोग वैध रूप में रखते हैं और बैंकों के पास नगद जो रखते हैं उसे, प्लस 1 माइनस सी। 1 माइनस सी यहाँ पे बैंक जमा के रूप में, 1 माइनस सी इस होता है यहाँ पे बैंक जमा के रूप में। एक सेकेंड, बैंक जमा के रूप में जो रखते हैं उसे 1 माइनस सी कहते हैं। ये इनका पीगू का संशोधित समीकरण है। संशोधित समीकरण है P बराबर के आर बटे M कोष्टक में C प्लस H 1 माइनस सी। ये उनका संशोधित समीकरण है। अब रॉबर्टसन का समीकरण हम लोग देखते हैं। रॉबर्टसन ने अपने समीकरण में M बराबर P मल्टीप्लाइड K इंटू टी, M यानी मुद्रा की मात्रा, P मीन्स कीमत स्तर, K बराबर नगद और T मतलब वस्तु या सेवा की मात्रा। P बराबर, अब इनका जो समीकरण है उसे हम लोग देखते हैं। P बराबर M बटे KT। P बराबर कीमत स्तर, M बराबर मुद्रा की मात्रा और K इंटू टी यानी नगद रूप जो वस्तु और सेवा की मात्रा है, और नगद रूप इनका मल्टीप्लाई। अब मुद्रा, अब ऐसा होने पे क्या होगा, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी जिससे प्राइस में भी वृद्धि होगी। मुद्रा की मात्रा यानी कि जो खर्चा करने का जो लोगों के पास मुद्रा की मात्रा है जिसे वो लोग खर्च करेंगे, यानी कि वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए जो मुद्रा की मात्रा है उसमें वृद्धि हो रही है जिससे प्राइस बढ़ेगा। अब यहाँ पे किन्स का समीकरण देखते हैं। किन्स की पुस्तक अटैक ऑन मॉनेटरी परफॉर्म्स, किन्स के अनुसार लोग केवल उपभोक्ता वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा की नगद मांग करते हैं। किन्स के अनुसार लोग केवल उपभोक्ता वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा की मांग करते हैं, यानी जो लोग हैं वह मुद्रा की मांग सिर्फ उपभोग वस्तु को खरीदने के लिए ही करते हैं, जैसे कि N बराबर KP। N मुद्रा की चलन मात्रा है, यानी वह मुद्रा जो चलन में है जिससे आदमी मार्केटिंग कर रहा है, उस मुद्रा को N बराबर मुद्रा की चलन मात्रा K यानी उपभोग की मात्रा जो नगद धन रूप में है। बैंकों में जमाओं को सम्मिलित करने पर N बराबर
P ब्रैकेट में K प्लस R K डैश। R यहाँ पे बैंकों के पास नगद अनुपात है, K डैश यानी बैंक जमा के रूप में मुद्रा। इनका समीकरण देखते हैं। P बराबर N बटे K प्लस R K डैश। इसको सही से यहाँ पे लिख देते हैं। P बराबर N डिवाइड बाई K प्लस R K डैश। अब यहाँ पे देखिए, इस समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नगद यानी जो n है वो नगद जो मुद्रा है, वह मुद्रा जो नगद यानी कि मांग करने के लिए जो लोग मुद्रा रखते हैं वस्तु को खरीदने के लिए, उपभोग वस्तुओं को खरीदने के लिए, वो मुद्रा बढ़ रही है। यानी जिन मुद्रा यानी जिन पैसे से हम लोग को खरीदारी करना है उसकी संख्या बढ़ रही है। उसकी संख्या बढ़ने से P मतलब प्राइस भी बढ़ेगा। यदि K एवं K डैश स्थिर है, K एवं K दर यानी जो नगद मुद्रा है वह भी स्थिर रहे, नहीं सॉरी जो K है यानी उपभोग मात्रा में जो नगद धन के रूप में बैंक में जमाओं को जमा जो नगद रूप में मुद्रा है वह भी स्थिर है, और K डैश यानी बैंक जमा के रूप में जो मुद्रा है वह भी स्थिर है। तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे हम लोग का वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।